ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में बीजेपी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में 46 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे पहले 2016 के चुनाव में बीजेपी को केवल 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की विकास की राजनीति पर भरोसा जताने के लिए तेलंगाना की जनता का आभार। मैं तेलंगाना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की सराहना करता हूं। वहीं के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीआरएस को 56 सीटें मिली हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में तीसरे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है। एआईएमआईएम ने 42 सीट जीती हैं, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। बीजेपी ने जीएचएमसी के चुनाव में अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए उतारा था। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में रोड शो किए थे, जिसका फायदा नतीजों में दिख रहा है। टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद जीत का जश्न मनाया। तो टीआरएस पार्टी कैंपेन भी करती है, काम भी करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कैंपेन करती है। तो आज नतीजा आपके सामने है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आने वाले दिन में जब तेलंगाना की जनरल इलेक्शंस होता है असेंबली का, आप मानकर चलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार तेलंगाना में प्रशासन करने के लिए आने वाले दिन में प्रतिष्ठापित होगा। दिस इज सर्टेनिटी। एआईएमआईएम के कार्यकर्ता भी पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर जीत का जश्न मनाने जुटे। रूस में तैयार कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी मॉस्को से दिल्ली पहुंच गई है। वैक्सीन को रखने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट देश में कनेक्टिविटी के लिहाज से सबसे बेहतर है, इसलिए वैक्सीन के लिए इसे चुना गया है। वैक्सीन के कार्गो मैनेजमेंट के लिए दिल्ली के अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी तैयारियां की जा रही हैं। देश में कोरोना संकट को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। इस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर देश को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक कोरोना की 8 वैक्सीन पर देश में काम तेजी से चल रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बड़े स्तर पर वैक्सीन वितरण को लेकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की वैक्सीन प्रयोगशालाओं का दौरा किया था। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। स्वास्थ्य सचिव ने सर्वदलीय बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर 27 करोड़ सीनियर सिटीजन को वैक्सीन दी जाएगी। बैठक में कांग्रेस ने कोरोना के मुद्दे पर संसद का सत्र बुलाने की मांग की। वहीं तमिलनाडु के डीएमके नेता टीआर बालू ने बैठक में प्रेजेंटेशन के सिर्फ हिंदी में होने पर एतराज जताया। वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठन के नेताओं ने हिस्सा लिया। किसानों ने नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग की और 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया। हमने अपने तमाम स्टेटों के किसानों को, नेताओं को ये कह दिया कि वो दिल्ली पहुंच जाएं और जो संगठन है वो तैयारी कर ले, क्योंकि जैसा सरकार का रवैया है उसको देखते हुए शायद सरकार हमारी और परीक्षा लेने चाहती है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर की कई सड़कें बंद हैं, जिसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि पब्लिक प्लेस को नहीं घेरा जा सकता। प्रदर्शन तयशुदा जगह पर होना चाहिए। ऐसे में जल्द से जल्द सड़क को खाली कराने की मांग की है।
किसान आंदोलन पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज पंजाब से 10 डॉक्टर्स की टीम दिल्ली बॉर्डर पर आई। डॉक्टर्स ने किसानों का हेल्थ चेकअप किया, जिसमें कई किसानों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी समेत कोरोना के कई लक्षण दिखे, जिसके बाद गंभीर रूप से बीमार किसानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हम लोग दवाइयाँ लेकर आए, जैसे डायबिटीज हो गया और आपका ब्लड प्रेशर है, कोल्ड है, कफ है, सिरप है और बीटाडाइन हमारे जो लिक्विड आते हैं लोशन, वो सब चीजें हम लेकर आए। किसानों के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 10 दिसंबर को कोलकाता में धरने पर बैठेंगी। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में अकाली दल अब बीजेपी के खिलाफ अलग अलग दलों को एकजुट करेगा। अकाली दल के नेता ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। अकाली दल के नेताओं का एक दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेगा। अकाली दल अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया है कि वो किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। इस आरोप के जवाब में अमरिंदर सिंह ने अकाली दल पर ही पलटवार किया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 33 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 17 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में 50.53% मतदाताओं ने वोट डाले। तीसरे चरण में कुल 305 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। अनंतनाग के मटन ब्लॉक में वोटिंग अधिकार मिलने की खुशी में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने जश्न मनाया। इन्हें लोकसभा चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव मतदान का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद इन्हें लोकल चुनाव में भी वोट डालने का अधिकार मिल गया है, जिसकी खुशी में ये नाचते दिखे। वहीं अनंतनाग में आतंकवादियों ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनीस उल इस्लाम पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां 7 दिसंबर को चौथे चरण में वोटिंग होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों को ईएमआई से कोई राहत नहीं दी है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन तीसरी और चौथी तिमाही में विकास दर के लिए पॉजिटिव अनुमान जताया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। लगातार तीसरी बार रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर रखा गया है। रेपो रेट कम होने का सीधा असर होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन की ईएमआई पर पड़ता है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में लगातार 2 महीने से सुधार हो रहा है। आज नौसेना दिवस। वर्ष 1971 में पाकिस्तान में भारतीय नौसेना के पराक्रम को याद करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस के मौके पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर जल, थल और वायुसेना के प्रमुखों ने नेवी के जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसैनिकों को बधाई देते हुए ट्वीट किया, भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। हमें सदियों से भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा भी याद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय नौसेना का वीडियो ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करके हमारे समुद्र को सुरक्षित रखने में भारतीय नौसेना सबसे आगे है। मैं उनकी वीरता और साहस को नमन करता हूं।